प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्लास ए हिंदी 1। देखिए बच्चों, पिछली कक्षा में हम लोग पढ़ रहे थे, संधि पढ़ रहे थे और हम लोगों ने पढ़ा था कि संधि के 3 भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। तो स्वर संधि जो है 5 प्रकार की होती है: दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृत्त स्वर संधि, यण स्वर संधि और आयाद स्वर संधि। इसमें हम लोगों ने दीर्घ स्वर संधि किसे कहते हैं और क्या होता है इसमें, और गुण स्वर संधि किसे कहते हैं और कैसे होता है, यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज पढ़ते हैं बच्चों हम लोग इसके आगे वृद्धि स्वर संधि। देखिए बच्चों, जो तीसरा भेद है स्वर संधि का वो है वृद्धि स्वर संधि। स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा बच्चों सबको। देखें, वृद्धि स्वर संधि किसे कहते हैं, तो इसमें इसका भी जो है सिंपल सा रूल है। ये हमें देखें कि जब भी अ या आ, ठीक है, सिंपल सा रूल है, इसका भी बस देख लें कि जब भी अ या आ के बाद क्या आए बच्चों, ए या ए आए। जब भी अ आ के बाद ए या ए आए या फिर अ आ के बाद ओ या औ आए। जब भी अ आ के बाद ए आए या अ आ के बाद ओ औ आए तो वहां वृद्धि स्वर संधि होती है। और वृद्धि स्वर संधि में होता क्या है कि जब अ आ के बाद ए आता है बच्चों तो वहां पर ए हो जाता है, और जब अ आ के बाद ओ औ आता है तो वहां पर औ हो जाता है, अर्थात ऐसे। ठीक है बच्चों, तो देखें हमने क्या पढ़ा वृद्धि स्वर संधि में। तो हमने वृद्धि स्वर संधि में हम लोगों ने पढ़ा, क्या पढ़ा कि जब भी आ के बाद ए आता है तो वहां पर ए हो जाता है, और जब भी आ के बाद ओ आता है तो वहां पर औ हो जाता है। बस यही हमें रूल याद रखना है वृद्धि स्वर संधि में। तो इस प्रकार हम लोगों ने क्या देखा कि वृद्धि स्वर संधि में किसकी मात्रा बनती है, ए की मात्रा बनती है और औ की मात्रा बनती है। यही 2 मात्राएं वृद्धि स्वर संधि में बनती है। ठीक है बच्चों, देखें, अर्थात जब पहले शब्द के अंत में संधि में बच्चों यही होता है ना कि 2 शब्द होते हैं, आपस में मिलते हैं और उनमें कुछ विकार उत्पन्न होता है। ठीक है, तो देखिए एक शब्द ये और एक शब्द ये, अर्थात जब दूसरे शब्द के अंत में अ आ आए, जब दूसरे शब्द के अंत में क्या आवे, या तो अ आए या फिर आ आवे, और दूसरे शब्द पहले शब्द के अंत में अ या आ आवे, और दूसरे शब्द के पहले में ए आए या फिर ओ औ आए तो वहां वृद्धि स्वर संधि होती है। वृद्धि स्वर संधि में अ आ के बाद ए आता है तो वहां पर ए हो जाता है, और अ आ के बाद ओ औ आता है तो वहां पर औ हो जाता है। ठीक है बच्चों, अब हम देखेंगे इस पर एग्जाम्पल देख लें। देखें बुक में दिया है, देखें दिया है 1 धन 1। ठीक है, तो देखिए 1 क, इसमें हमें क्या मिला बच्चों, अ मिला। क में हमें क्या मिला, अ, प्लस इस यहाँ क्या मिला हमें, ये मिला। और ये 2 जब भी अ के बाद ए या ए आएंगे तो वे क्या हो जाएंगे, ए, अर्थात 2 मात्रा हो जाएगी। अर्थात यह दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, ए कै क। 1 धन 1 बराबर 1 कै। ये कौन सी, चूंकि ए की मात्रा बन रही है तो कौन सी संधि होगा, वृद्धि स्वर संधि। 2 एग्जाम्पल और देख ले बच्चों। देखें दिया है राजा ऐश्वर्य, राजा धन ऐश्वर्य। देखिए बच्चों, इसके अंत में क्या हमें मिल रहा है बच्चों, आ, और इसके शुरुआत में क्या मिल रहा है हमें, ए। ठीक,
तो यहाँ देखें आ के बाद ए आ रहा है ना, तो जो भी आएगा यह दोनों मिलके क्या बनेंगे बच्चों, यह दोनों मिलके हो जाएंगे ऐ। ठीक, ऐ अर्थात दो मात्रा ऊपर वाली। ठीक, तो अर्थात यह क्या हो जाएगा, तो राजा धन ऐश्वर्य इक्वल टू राजैश्वर्य। क्या हो जाएगा, राजैश्वर्य। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देख लें, एक और देख लें। दिया है परम धन ऐश्वर्य। तो देखें परम, इस शब्द के अंत में क्या मिला, अ, और इस शब्द के प्रारंभ में हमें क्या मिला, ए। और जब भी आ के बाद ए आएगा तो वहां दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ए। और वहां कौन सी संधि होगी, वृद्धि स्वर संधि। अर्थात यह क्या हो जाएगा, परमैश्वर्य, परम ऐश्वर्य। ठीक है बच्चों, हम लोगों ने इस रूल पे देख लिया, इस नियम पे देख लिया। अब इस पर देखते हैं कि आ के बाद क्या आना चाहिए, ओ आना चाहिए। तो वहां पे क्या हो जाएगा, अ हो जाएगा। देखते हैं बच्चों, देखिए बुक में तमाम एग्जाम्पल दिया है, देखेंगे पढ़ेंगे। देखें दिया है दंत धन ओष्ठ। ठीक, तो देखिए त में हमें क्या मिला, अ, और यहाँ पे क्या मिला बच्चों, ओ मिला। ठीक, तो देखें जब भी आ के बाद क्या है, ओ या औ आए, तो जब भी अ या आ के बाद ओ आए तो वहां क्या बनता है बच्चों, औ बन जाता है। क्या बन जाता है, औ, माने दो मात्रा हो जाती है। और संधि कौन सी होती है, वृद्धि स्वर संधि। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, धन त, और ये अ हो जाएगा, दंतौष्ठ। दंत धन ओष्ठ बराबर दंतौष्ठ। ठीक है बच्चों, सबको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, देखते हैं। राजा धन औदार्य, राजा धन औदार्य। तो देखें यहां क्या मिला बच्चों, राजा शब्द के अंत में हमें आ मिला, और यहाँ क्या मिला, औ मिला। तो देखिए यहाँ भी आ के बाद क्या आ गया, औ, आ के बाद क्या आया, औ। तो जब भी आ के बाद औ आता है तो दोनों मिलके क्या होता है, औ होता है। और संधि कौन सी होती है, वृद्धि स्वर संधि। तो देखिए बच्चों यहाँ आ और औ ये दोनों मिलके क्या हो जाएगा, औ, अर्थात राजौदार्य, राजा धन औदार्य बराबर राजौदार्य। ठीक है बच्चों, बाकी बुक में जो भी एग्जाम्पल दिए हैं उसको भी जरूर पढ़ लेंगे और इस रूल को, इस नियम को बच्चों समझ लेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा वृद्धि स्वर संधि। ठीक, अगला है यण स्वर संधि। हाँ देखिए बच्चों, हम लोगों ने 3 पढ़ लिया। आगे देखते हैं यण स्वर संधि। देखें चौथा जो भेद है स्वर संधि का वह है यण स्वर संधि। यण स्वर संधि, देखिए बच्चों इसमें क्या होता है कि जब भी ई उ या री, जब भी ई उ या री के बाद कोई भी इनसे भिन्न स्वर आता है, जो भी क्या ई या उ के बाद कोई भी
क्या है बच्चों, भिन्न स्वर आए, कोई भी भिन्न स्वर। ठीक, यही इसमें भी होगा। देखें, जब ई के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है और उ जो ई उ री के बाद, ठीक है, जब ई उ री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है तो वहां यण स्वर संधि होती है। और ई के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो वह ई किसे बदल जाती है, य में। उ किसे बदल जाता है बच्चों, व में। और यह री किसे बदल जाता है, तो र में। किसे बदल जाता है, र। गुण स्वर संधि में अर बन रहा था और यहाँ क्या बन रहा है, र। ये कौन सा रहा है बच्चों, तो जो शब्दों के नीचे लगता है। कौन सा लगता है, नीचे। ठीक है बच्चों, समझने के लिए देखें, जो शब्दों के नीचे लगता है, जैसे प्र, त्र, ये बनते हैं। ठीक है, देखिए यण स्वर संधि किसे कहते हैं, तो जब भी ई उ री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है तो वहां यण स्वर संधि होता है। और यण स्वर संधि में ई के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ई य में, उ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो उ व में, और री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो वह र में बदल जाता है। भिन्न स्वर का मतलब क्या है, यदि ई है तो इसके बाद अ आ जाए, उ आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए। ठीक है, लेकिन ई के बाद ई न आए, यदि समान स्वर आएगा तब तो वह दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। लेकिन जब ई उ री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है तो वहां यण स्वर संधि होती है। और यण स्वर संधि बच्चों ई य में, उ ह में, और री जो है र में बदल जाता है। यह जो र है यह कौन सा रहा है, तो जो नीचे लगता है शब्दों के, जैसे मैंने लिख दिया प्र, त्र। ठीक है बच्चों, देखें अब इस पर हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखें बुक में दिया हो एग्जाम्पल, यण स्वर संधि। देखें, पहले ई पे देखते हैं। देखिए बच्चों, स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, दिया है अति धन अंत। क्या दिया है, अति धन अंत। तो देखिए पहले शब्द के अंत में क्या आया, छोटी ई, और इसके शुरुआत में क्या आया, अ आया। तो जब भी हमने क्या पढ़ा कि जब भी ई के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है तो वह कहाँ, वो क्या होता है, यण स्वर संधि होता है। और ई के बाद कोई भी भिन्न स्वर आएगा तो यह किसे बदल जाएगा, य में बदल जाएगा। तो अब जब इसको जोड़ेंगे अति धन अंत को, तो ये ई और ये किसे बदल जाएंगे, य में, और ये क्या हो जाएगा, अत्यंत। अति धन अंत बराबर क्या हो जाएगा, अत्यंत। ठीक है बच्चों, क्योंकि इसका ई और इसका अ दोनों मिलकर क्या हो गया, य। तो अति धन अंत बराबर अत्यंत। देखें आगे देख लें, दिया है इति इति धन आदि। क्या दिया, इति धन आदि। तो फिर यहाँ क्या मिला बच्चों, ई मिला, और यहाँ क्या मिला, आ। देखें जब भी ई के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है तो वह क्या होता है, यण स्वर संधि होती है। और जब भी ई के बाद कोई भी भिन्न स्वर आएगा तो वह यह किसे बदल जाएगा, य में। ये किसे बदल जाएगी, य में। तो इति धन आदि क्या हो जाएगा बच्चों, इति धन आदि बराबर ये हो जाएगा आदि, इत्यादि। इति धन आदि बराबर क्या हो जाएगा, इत्यादि। ठीक है बच्चों, बुक में अन्य भी एग्जाम्पल दिया है, जैसे वी धन आकुल, व्याकुल, गति धन अवरोध, गत्यावरोध। ठीक है, अब आते हैं उ वाला देख लेते हैं। ये तो ई वाला एग्जाम्पल था, अब उ वाला देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, देखें बस इस सूत्र को याद रखेंगे, सब इसी पे लगेगा। देखें दिया है
ऊपरी धन उक्त। ठीक, तो देखिए ऊपरी धन उक्त, यहाँ क्या मिला, ई मिला, यहाँ क्या मिला, ऊ मिला, तो फिर ई के बाद कोई भिन्न स्वर आया तो किसे बदल जाएगा, य में, अर्थात यह क्या हो जाएगा, ऊपर युक्त, या ऊ की मात्रा इसमें लग जाएगी, ऊपर युक्त। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं आगे। देखिए दिया है सुधन आगत, क्या दिया बच्चों, सुधन आगत, तो सु में हमें क्या मिला बच्चों, ऊ, और इसमें क्या मिला, आ। देखिए यहाँ लिखा है ना कि ऊ के बाद जब भी कोई भिन्न स्वर आता है तो यह स्वर संधि होती है, और यह ऊ किसे बदल जाता है, व में, तो यह दोनों किसे बदल जाएंगे, व में, अर्थात सुधन आगत, यह क्या हो जाएगा, स्वागत, सुधन आगत बराबर स्वागत, क्योंकि यह ऊ और आ किसे बदल जाएंगे, व में, तो स्वागत। ठीक है बच्चों, बार बार जब अभ्यास करेंगे, इस उदाहरण को पढ़ेंगे तो यह नियम अपने आप कंठस्थ हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, आगे देख लें। दिया है अनुधन इति, अनुधन इति, तो यहाँ क्या मिला बच्चों, ऊ मिला, और यहाँ क्या मिला, ई, तो जब भी ऊ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है तो यह स्वर संधि होती है, और यह ऊ किसे बदल जाता है, व में, अर्थात यह ऊ और ई किसे बदल जाएगा, व में, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा, अन्विति, क्या हो जाएगा, अन्विति, अनुधन इति बराबर क्या हो जाएगा, अन्विति, क्योंकि यह ऊ और ई दोनों किसे बदल जाएंगे, व में बदल जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब आते हैं थोड़ा री का एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, जितना भी बुक में एग्जाम्पल दिया है उसको जरूर पढ़ेंगे और जरूर समझेंगे। देखें, हमने बताया कि यह जो र बनता है, र पीछे हमें मैंने आधा जो र बनता है, यह कौन सा बनता है बच्चों, तो नीचे वाला र बनता है। ठीक है, गुरु स्वर संधि में अर बनता है, अर मतलब ऊपर वाला, महर्षि, देवर्षि, सप्तर्षि, लेकिन यहाँ कौन सा र बनता है, नीचे वाला। क्या रूल है कि जब भी री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आएगा तो यह स्वर संधि कहलाएगा, और यह री किसे बदल जाता है, नीचे वाले र में। देखें, जैसे कि दिया है पितृधन आज्ञा, री आ गया यहाँ पे। देखिए यहाँ क्या मिला, री मिला, और यहाँ क्या मिला बच्चों, आ मिला, तो जब भी री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है, री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है तो यह स्वर संधि होता है, और यह री किसे बदल जाता है, तो र में बदल जाता है, अर्थात नीचे वाले र में, अर्थात यह क्या हो जाएगा, पित्राज्ञा, क्या हो जाएगा, पित्राज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा बराबर पित्राज्ञा। ठीक है बच्चों, तो यह था यह स्वर संधि। जब हमने संधि शुरुआत की थी तो उसके शुरुआत में जो है, संधि के शुरुआत में जो है, हमने काफी अच्छे से बताया था कि कैसे शब्दों का संधि करते हैं, क्या क्या सूत्र होता है। बच्चों सब समझेंगे, सब हो जाएगा उसी पे। ठीक है, यही सूत्र जो बच्चों मुख्य होता है। ठीक है, तो यह था यण स्वर संधि। अब आते हैं जो पांचवा दिया है, पांचवा जो दिया है वो है आयाम स्वर संधि। स्वर संधि का यह पांचवा भेद है, क्या, आयाम स्वर संधि। ठीक है बच्चों, देखें इसमें क्या है, देखें इसमें जो है ए, ऐ,
आयात स्वर संधि केवल नियम को समझेंगे कि जब ए ऐ ओ औ के बाद, जब ए ऐ ओ औ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है, देखिए बच्चों क्या है, कोई भी देखिए जब ए ऐ ओ औ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है, जो ए है, ए ऐ ओ औ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है तो वहां पे आयात स्वर संधि होती है। और आयात स्वर संधि में ए के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ए जो है वह किसे बदल जाता है, ऐ में। ठीक, यही चीज सब में है। देखें, जब ए के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो ए किसे बदल जाएगा, ऐ में। जब ऐ के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो वह किसे बदल जाएगा, आय में। और जब ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो वह किसे बदल जाएगा, औ में। और जब औ के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो वह किसे बदल जाएगा, औ में। और यही होती है क्या, आयात स्वर संधि। क्या होती है, आयात स्वर संधि। अर्थात जब ए ऐ ओ औ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है तो वहां आयात स्वर संधि होती है। आयात स्वर संधि में ए जो है ऐ में बदल जाता है, ऐ जो है आय में बदल जाता है, ओ जो है औ में बदल जाता है, और औ जो है वह आव में बदल जाता है। इस प्रकार देखें तो आयात स्वर संधि में हमें क्या मिलता है, तो आयात स्वर संधि में ऐ मिलता है, आय मिलता है, औ बनता है, और क्या बनता है बच्चों, आओ बनता है। क्या बनता है, आओ। अर्थात जो शब्दों के बीच में जब हम उच्चारण करते शब्दों का, तो जो उसमें ऐ आय आव आता है वह कौन सा है, तो आयात स्वर संधि है। जैसे हम पढ़ते हैं पवन पावन, पवन पावन, नाविक, ठीक है, नाविक धावक। देखें, ऐसे यदि हम पढ़ते हैं क्या, नयन। एक बार फिर देख लें कि जब भी ए ऐ ओ औ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है तो वहां आयात स्वर संधि होती है। और आयात स्वर संधि में ए ऐ में, ऐ आय में, ओ औ में, और औ आव में बदल जाता है। ठीक है बच्चों, देखें दिया है नयन। क्या दिया है, नयन। उच्चारण करें, नयन नयन नयन, ऐ आ रहा है ना, नयन नयन नया आय, तो आय आ रहा ना। अब देखिए बच्चों, तुम्हारे बुक में दिया क्या है, ने धन अन। क्या दिया बच्चों, ने धन अन। अब देखिए यहां क्या मिला बच्चों, हमें क्या मिला, ए मिला। क्या मिला, ए। और यहां पर क्या मिला, अ। और हमने क्या पढ़ा कि जब भी ए के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है तो ये दोनों किसे बदल जाते हैं, आय में। किसे बदल जाएंगे, आय में। तो ने का ए और अन का अ, ये दोनों किसे बदल जाएंगे, आय में। और क्या हो जाएगा, ना या ना। ठीक है बच्चों, ऐसे ही देखें, नयन हो गया। आगे देख लें, नयन हो गया। फिर इसी को देख लें, चलो इसी को देख लें। नयन के बाद नयन आय हो गया। अब देख लें नयन के बाद आय वाला कोई देख लें, आय आय जैसे देखें, नायक देख लें। दिया है नय धन अक। ठीक है बच्चों, नय धन अक। तो यहां क्या दिया है, ऐ। अर्थात यहां हमें क्या मिला, ऐ। और यहां क्या मिला, अ। तो जब भी ऐ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है तो कौन सी संधि होती है, आयात स्वर संधि। और यह जो ऐ है यह किसमें बदल जाता है, आय में। अर्थात अब यह क्या हो जाएगा, इसका ऐ, ये मात्रा ऐ और अ, ये दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, आय हो जाएंगे। किसमें क्या हो जाएंगे, ऐ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो आय। यह क्या हो जाएगा बच्चों, आय। अर्थात क्या हो जाएगा, नायक। क्या हो जाएगा, नायक।
नाय धन अक बराबर नायक। ठीक है, अब देखें ऐसे ही मान लो आगे गायक, क्या गया बच्चों, गायक। देखें अगला दिया है गै धन अक, क्या दिया है, गै धन अक। तो यहाँ क्या मिला बच्चों, ऐ, और यहाँ क्या मिला अ। जब भी ऐ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आएगा तो वह आयादी स्वर संधि होगी और यह किसमें बदल जाएगा, आय में। किसमें बदल जाएगा, आय में। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, गा य क। ठीक है बच्चों, यह है आयादी स्वर संधि। ए ऐ हम लोगों ने देख लिया, अब देखते हैं ओ औ पे। देखें ओ धन अन, क्या दिया है, ओ धन अन। तो इसमें हमें क्या मिला, ओ, और यहाँ पे क्या मिला, अ। ठीक, देखिए ओ के बाद अ। हमने क्या पढ़ा है कि जब भी ओ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है तो वहां आयादी स्वर संधि होती है और वो किसे बदल जाता है, अव में। तो ओ के बाद जब भी कोई भिन्न स्वर आया तो ओ किसे बदल जाएगा, अव में। और अब यह क्या हो जाएगा, वन, पो धन अन। तो ओ के बाद आएगा तो किस हो जाएगा, अव में। तो पो धन अन बराबर क्या हो जाएगा, पवन। ठीक है बच्चों, अब देखें आगे ही दे दिया है पौ धन अन। अब क्या दे दिया, पौ धन अन। तो अब इसको जो हम करेंगे, इसमें पौ में हमें क्या मिलेगा, औ, और इसमें क्या मिलेगा शुरुआत में अ। अब यहाँ क्या दिया, औ के बाद अ। जब भी औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो वह आयादी स्वर संधि होती है और यहाँ क्या बनता है, आव बनता है। क्या बनता है बच्चों, आव। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आव। तो पौ धन अन बराबर क्या हो जाएगा, पा व न। देखिए बच्चों ये पवन है और ये क्या है, पावन है। क्लियर, ये पवन क्यों है, क्योंकि ओ के बाद कोई आ रहा है, ओ किसमें बदलेगा, औ में। और ये पावन क्यों बन रहा है, क्योंकि औ के बाद कोई चीज आ रहा है तो ओ के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो औ बनेगा, और औ के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो क्या बनेगा, आव बनेगा। ठीक है बच्चों, ये था तुम लोग का स्वर संधि जो सबसे महत्वपूर्ण थी तुम्हारे इस एकेडमिक, ये जो शैक्षिक चलता है बच्चों, जो क्लास वाइज चलता है, क्लास में क्लास 8, 9, 10, उस दृष्टि से भी, और जो तुम लोग कंपटीशन की तैयारी करोगे या फिर आगे कोई एग्जाम दोगे कंपटीशन वाली, उसमें जो संधि आती है यही आती है बच्चों, स्वर संधि। स्वर संधि ही सबसे महत्वपूर्ण संधि होती है, उसके पांचों भेद। ठीक है, जो तुम्हारे एकेडमिक में भी काम देती है और कंपटीशन में भी काम देती है। तो ये था बच्चों स्वर संधि के भेद, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और आयादी स्वर संधि। केवल इस फार्मूले को याद रखेंगे और बच्चों उस पर ये होता जाएगा। हमने यहाँ पर 2 या 3 एग्जाम्पल दे करके समझाया है, लेकिन तुम्हारे बुक में बच्चों पर्याप्त एग्जाम्पल है, इसलिए बुक को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसके बाद थोड़ा सा बच जाता है क्या, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, उसको देख लें बच्चों। व्यंजन संधि, जो संधि का बच्चों दूसरा जो भेद है वो क्या है, व्यंजन संधि। देखिए बच्चों, व्यंजन संधि में क्या है कि जब एक क्या हो बच्चों, व्यंजन हो, एक क्या हो, व्यंजन, हमारे जो पहला शब्द है उसके अंत में क्या आ गया, व्यंजन आ गया, और उसके बाद दूसरे शब्द के प्रारंभ में चाहे स्वर आए या फिर क्या आए, व्यंजन आए, तो वहां पे कौन सी संधि होती है, तो वहां पर व्यंजन संधि होती है। देखिए व्यंजन संधि किसे कहते हैं कि जब
पहले शब्द के अंत में क्या है, व्यंजन, माने एक कोई क्या हो, व्यंजन हो, और उस व्यंजन के साथ या तो व्यंजन जुड़ रहा हो या फिर उस व्यंजन के साथ क्या जुड़ रहा हो, स्वर जुड़ रहा हो, तो वहां पर व्यंजन संधि होती है। स्वर संधि में क्या था कि दोनों स्वर ही रहेंगे, जब स्वर के साथ ही स्वर जुड़ेगा तो वो क्या होता था, स्वर संधि होती थी। लेकिन व्यंजन संधि में क्या है कि एक व्यंजन रहेगा और इस व्यंजन के साथ या तो व्यंजन व्यंजन से जुड़ जाए या फिर व्यंजन किससे जुड़ जाए, स्वर से जुड़ जाए, तो वहां पर क्या होगी, व्यंजन संधि होगी। अर्थात एक व्यंजन रहेगा और दूसरा चाहे स्वर भी हो सकता है या व्यंजन भी हो सकता है, तो वहां व्यंजन स्वर संधि वहां व्यंजन संधि होती है। जैसे दिया है बच्चों, एग्जाम्पल देख रहे हैं, दिक धन अंबर, क्या दिया है, दिक धन अंबर। तो देखें ये पहला क्या मिल गया, ये नीचे हलंत लगा है ना, हलंत मतलब क्या है, ये व्यंजन है, क्या है ये व्यंजन, और यहाँ क्या मिल गया, अ, तो अ क्या है बच्चों, स्वर है, अ क्या है, स्वर। तो जब भी एक व्यंजन हो और इसके बाद चाहे स्वर जुड़े या व्यंजन जुड़े, ये दोनों दोनों मिलकर कौन सी संधि बनाएंगे, व्यंजन संधि। देखिए बच्चों, यह हो गया दिगम दिगंबर, दिक धन अंबर बराबर दिगंबर, दिगंबर, दिगंबर। ठीक है बच्चों, ऐसे ही आगे देखें, सतधन आचार। देखें नीचे हलंत लगा है, मतलब इसमें क्या है, इसमें से स्वर निकल गया है और यह क्या है बच्चों, व्यंजन है, ये क्या है, व्यंजन, और यहाँ क्या मिला, आ, और आ क्या है, स्वर है। तो जो भी एक व्यंजन हो उसके साथ चाहे स्वर हो या व्यंजन हो, तो कौन सी संधि होती है, व्यंजन संधि। सतधन आचार, यह हो जाएगा बच्चों सदाचार, सतधन आचार बराबर क्या हो जाएगा, सदाचार। ठीक है, ये तुम्हारा व्यंजन संधि है। बुक में तमाम उदाहरण दिया है बच्चों, सभी उदाहरणों को, व्यंजन संधि के जितने भी उदाहरण दिए हैं सभी उदाहरणों को पढ़ लेंगे। देखिए बच्चों, व्यंजन संधि जो है ये एक तरह से कहा जाए तो इसमें नियमों की भंडार है। व्यंजन संधि में हर दो शब्दों के लिए एक एक नियम है, हर दो शब्दों के लिए एक एक नियम है। जैसे अभी जो मैंने एग्जाम्पल दिया, तो इसका भी नियम है बच्चों कि जब किसी भी वर्ग का पहला हो, किसी भी वर्ग का क्या हो, पहला व्यंजन हो, कोई भी स्वर आ गया हो, या उसी वर्ग का तीसरा व्यंजन आ जाए, चौथा व्यंजन आ जाए, या अंतस्थ आ जाए, यर लव, तो वह अपने वर्ग के तीसरे व्यंजन में बदल जाता है। लेकिन बच्चों क्लास जो है 8वीं के स्तर पर यह व्यंजन संधि अभी उतनी डीपली से नहीं पढ़ना है। ठीक है, अभी बस इतना समझे कि पहचान कर लें कि कौन सी स्वर संधि है, कैसे बनती है, और व्यंजन संधि भी यह पहचान कर लें कि कौन सी व्यंजन संधि है। ठीक है बच्चों, और इसके लिए जितना जो मैंने पढ़ा दिया ये पढ़ लेंगे, परिभाषा भी दी है, और बाकी जो भी एग्जाम्पल दिया है व्यंजन संधि के क्या दिए हैं, जो भी एग्जाम्पल दिए हैं उन सभी एग्जाम्पल को अवश्य पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, व्यंजन संधि का मतलब क्या है कि जब भी एक व्यंजन होना चाहिए, जो दो जुड़ रहे हैं उनमें कम से कम कोई भी एक व्यंजन होना चाहिए। यदि कोई भी एक व्यंजन रहेगा उसके साथ चाहे व्यंजन जुड़े चाहे स्वर जुड़े, लेकिन एक व्यंजन हो तो वहां व्यंजन संधि होती है। और ठीक ऐसे ही बच्चों विसर्ग संधि भी है। क्या है उसमें भी, तो विसर्ग संधि में ये है कि जब भी एक क्या हो, विसर्ग हो, एक क्या हो बच्चों, विसर्ग हो। देखें देखिए विसर्ग संधि में क्या है कि जब भी एक क्या हो, विसर्ग हो, जब भी एक विसर्ग हो और उसके साथ चाहे व्यंजन जुड़े या स्वर जुड़े, कुछ भी जुड़े, लेकिन एक विसर्ग होना चाहिए। ठीक है, जब भी एक विसर्ग हो और उसके साथ चाहे व्यंजन जुड़े चाहे स्वर जुड़े, तो वह क्या होगा, वह विसर्ग संधि होगी। और विसर्ग बच्चों जानते ही हो, विसर्ग होता कैसे है, ऐसे ही।
विसर्ग का चिन्ह क्या होता है? दो बिंदी जो हम ऐसे लगाते हैं इन्हें क्या कहते हैं? विसर्ग। ठीक है, जैसे अह पढ़ते हैं ना इसको अह। तो देखिए विसर्ग संधि क्या होती है कि जब भी एक विसर्ग हो और उसके साथ कोई विस्वर हो या व्यंजन हो तो कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि होगी। व्यंजन संधि और विसर्ग संधि इन दोनों में क्या करना है कि जो मैंने पढ़ाया उसे पढ़ेंगे और बुक में जितना एग्जाम्पल दिया है उन एग्जाम्पलों को जरूर पढ़ेंगे। केवल उदाहरणों को पढ़ना है और समझना है कि कैसे हुआ है। पहचान करेंगे कि केवल उसमें कहाँ व्यंजन है और कहाँ विसर्ग है। जैसे दिया है तमा धम गुड़। तो देखिए बच्चों यहाँ आ गया ना, यह क्या है? विसर्ग है। यह क्या है बच्चों? विसर्ग है। और ये गुड़ क्या है? यहाँ पे ऊ मिल गया, ऊ क्या है बच्चों? स्वर है। ठीक, तो जब भी विसर्ग के बाद चाहे स्वर आए चाहे व्यंजन आए, एक विसर्ग है तो वो क्या कहलाएगा? विसर्ग संधि कहलाएगी। तमा धन गुड़ बराबर तमो गुड़। ठीक बच्चों, ऐसे ही आगे देख लें। दिया है मना धन रंजन। तो यहां भी क्या आ गया? अह। मना क्या है बच्चों? व्यंजन है। और यहां भी देखिए क्या मिला? र, व्यंजन मिला। तो जो भी एक व्यंजन आ गया बच्चों तो उसके बाद चाहे स्वर हो या व्यंजन हो वो क्या कहलाएगा? व्यंजन संधि। तो मना धन रंजन क्या हो जाएगा? मनोरंजन। ऐसे ही बच्चों देख लें। मनोबल मनाधम बल दिया है। ठीक है, ऐसे ही देख लें मनोज दिया होगा। ये देख लें पूना धन मिलन। देखिए यहां भी विसर्ग आएगा ना, विसर्ग संधि है, ये हो जाएगा पुनर्मिलन। पुनर्मिलन। तो देखिए बच्चों स्वर संधि में हमने जितना पढ़ाया है स्वर संधि में उसको बहुत डीपली पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, पूरा एग्जाम्पल पढ़ेंगे बच्चों। ठीक, उसके बाद व्यंजन संधि और विसर्ग संधि जो परिभाषा हमने बताया है और जो हमने समझाया है कि व्यंजन संधि माने एक व्यंजन हो, उसके बाद कम से कम उसमें एक व्यंजन होना चाहिए, उसके बाद एक स्वर हो या व्यंजन हो तो क्या हो जाएगा? व्यंजन संधि। विसर्ग संधि में भी क्या है कि एक विसर्ग होना चाहिए, उसके बाद चाहे स्वर आए चाहे व्यंजन है वो भी क्या होगा? विसर्ग संधि होगी। व्यंजन संधि और विसर्ग संधि में बच्चों मैंने बताया कि नियम पर्याप्त है, बहुत अधिक नियम है, दो दो शब्दों के लिए नियम है, उसे समझ पाना क्लास 8 बच्चों अभी कुछ कठिन है। जब ऑनलाइन जब वो जो है हम लोग क्लास में पढ़ेंगे बच्चों तो उसको और एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, ताकि तुम लोग प्रश्न भी पूछ सकोगे, जो शंका होगा उसका समाधान भी होगा। ठीक है, अभी क्या करना है जितना मैंने पढ़ाया उसको बुक से अच्छे से पढ़ेंगे। और हाँ, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि की जितना भी उदाहरण दिया है उन सभी उदाहरणों को अवश्य पढ़ेंगे और अपनी कापियों पे बच्चों उन प्रत्येक व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के प्रत्येक नियम में से कम दो दो उदाहरणों को अपनी फेयर वाली कॉपी पे अवश्य लिखेंगे। ठीक है, व्यंजन और विसर्ग का एक भी उदाहरण छूटना नहीं चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये था तुम लोग का संधि। ठीक है, क्लास 8 स्तर पे जो संधि थी। अब इसी संधि में दिया है, इसी में जो है अगला चैप्टर नहीं कहेंगे, इसी के साथ ही जो है चैप्टर का नाम ही था संधि और समास। ये संधि थी। अब इसके बाद बच्चों हम लोग को पढ़ना है क्या? इसका दूसरा भाग समास पढ़ना है। क्या पढ़ना है? समास। देखते हैं बच्चों। देखिए बच्चों समास। ठीक है, क्लास 7 में भी पढ़े होंगे, 6 में भी पढ़े होंगे, यहाँ पे थोड़ा पढ़ेंगे। समास। समास का मतलब होता है संक्षेपीकरण। संक्षेपीकरण मतलब ये होता है कि किसी भी वाक्य को शब्द बहुत कम शब्दों में कह देना, संक्षेप कर देना।
अब संक्षेप होगा कैसे? स्वाभाविक सी बात है, कुछ कारक को, कुछ विभक्तियों को हटा देंगे और वो क्या हो जाएगा? संक्षेप हो जाएगा। जैसे हमें कहना हो राजा का पुत्र, तो हम सीधे उसे राजपुत्र कह सकते हैं, कुछ हटा देंगे। ठीक, कहने का मतलब जो है कि समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह है संक्षेपीकरण, माने संक्षेप। समास का मतलब क्या होता है? संक्षेप करना, छोटा करना। ठीक, समास का प्रयोग हम क्यों करते हैं? तो शब्दों को छोटा करने के लिए, अपनी बातों को कम शब्दों में स्पष्ट करने के लिए, संक्षेप करने के लिए हम समास का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे हमें लिखना हो राजा का पुत्र, तो हम उसके सीधे क्या लिख सकते हैं? राजपुत्र। यदि हमें लिखना हो क्या? रसोई के लिए घर, तो हम उसके सीधे क्या कर लिख सकते हैं? रसोई घर। तो जो रसोई के लिए घर लिखना था उसे हमने क्या लिख दिया? रसोई घर। दोनों का मतलब तो एक ही है ना। ये क्या है बच्चों? समास। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप, संक्षेपीकरण, छोटा करना। देखिए बच्चों, तुम्हारे बुक में परिभाषा दिया है, क्या दिया है कि दो या दो से अधिक शब्द जब अपनी विभक्तियों को, विभक्ति मतलब क्या? चिन्हों को, विभक्ति मतलब क्या? चिन्हों को छोड़ करके आपस में मिलते हैं तो वो क्या कहलाता है? समास। माने शब्दों के मेल को क्या कहते हैं बच्चों? समास। संधि में क्या था? वर्णों का मेल था। संधि में क्या था? वर्णों का मेल और परिवर्तन था। संधि में क्या था कि दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले परिवर्तन को, जबकि समास में क्या है? इसमें शब्दों का मेल है, अर्थात जब दो या दो से अधिक शब्द अपने चिन्हों को छोड़ करके, अपनी विभक्तियों को छोड़ करके, या सरल शब्दों में कहें कि जब दो शब्द आपस में मिलते हैं तो वो क्या होता है बच्चों? समास होता है। ठीक है, जब दो या दो से अधिक शब्द अपने चिन्हों को, विभक्तियों को छोड़कर आपस में मिलते हैं तो वो समास कहलाता है। और समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेपीकरण, संक्षेप करना। ठीक है बच्चों, अब आते हैं कि समास के कितने भेद होते हैं। तो देखिए बच्चों, समास के बच्चों 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं समास के? 6 भेद होते हैं। देखें, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, अव्ययी भाव समास। देखिए बच्चों, जो तुम लोग की बुक है उस बुक में पहले क्या दिया है? अव्ययी भाव समास। तो बच्चों क्रम कोई भी हो सकता है, लेकिन भेद यही 6 है। तुम इसको ऊपर लिख सकते हो, इसको नीचे लिख सकते हो, तुम्हारे बुक में अव्ययी भाव समास पहले ही दे दिया है। तो बच्चों क्रम कोई भी हो, लेकिन समास के कितने भेद होते हैं? तो समास के 6 ही भेद होते हैं। तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास और अव्ययी भाव समास। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम पहला पढ़ते हैं क्या? तत्पुरुष समास। हाँ देखिए बच्चों, पहला हम पढ़ते हैं इस समास में तत्पुरुष समास। देखिए बच्चों, तत्पुरुष समास हम पढ़ेंगे, उसके पहले एक देख लें कारक। बचपन से पढ़े होंगे, याद भी होगा। कारक और इन कारकों का प्रसर्ग मतलब क्या? चिन्ह। ठीक है बच्चों, बचपन से तुम लोग पढ़े होंगे क्या? कर्ता ने कर्म को, सबको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से,
यहाँ भी से है, यहाँ भी से है, लेकिन यहाँ जो से है वो किसके लिए है? अलग होने के लिए। किसके अर्थ में? अलग होने के लिए। और यहाँ जो से है वह क्या है बच्चों? कारण है। क्या है? कारण। जैसे वह हवाई जहाज से यात्रा करता है, तो यात्रा किसके द्वारा करता है? क्या कारण है? तो हवाई जहाज है। लेकिन यहाँ क्या है? अलग होना। जैसे वह हवाई जहाज से गिर गया, तो किससे गिर गया? हवाई जहाज से। मतलब अब हवाई जहाज को क्या हो गया? अलग हो गया। ठीक है। पेड़, पत्ते पेड़ से गिर गए, मान जो पत्ते हैं वो किससे अलग हो गए? पेड़ से अलग हो गए। ठीक। यह से अलग होने के लिए और यह से कारण है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, अपादान से। इसके बाद तुम लोग क्या पढ़े हो? संबंध। संबंध में क्या है? का, के, की। इसके बाद क्या पढ़े हो? अधिकरण। अधिकरण में पर संबोधन भो है छोड़ दें। ठीक है। इतना लिखें। तत्पुरुष समास हम पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले ये पढ़ लें। ठीक है। ये बचपन से भी होगा, पढ़े भी होंगे, क्लास 3, 4, 5, 6, 7 से ही। देखें कि कारक चिन्ह, कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, अपादान का चिन्ह क्या होता है? से अलग होने के लिए, संबंध का, के, की, अधिकरण में पर। ये ठीक है। अब देखें, अब हम पढ़ते हैं क्या? तत्पुरुष समास। तो सिंपल सा समझे कि तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। व्यवहारिक परिभाषा है बच्चों कि दो शब्द हैं। कितने शब्द हैं? दो शब्द। ठीक है। जैसे मान लो एक शब्द ये हो गया और एक शब्द ये हो गया। ठीक। इन दोनों शब्दों के बीच में कारक चिन्ह होना चाहिए। अभी बच्चों हम ने को हटा देते हैं, क्योंकि धरती पर ऐसा कोई शब्द नहीं बना है कि जिस शब्द के बीच में क्या है? ने है। अब इसको ने को हटा दे। ठीक। इतना देखिए, एक शब्द ये है और एक शब्द ये है कि जब दो शब्दों के बीच में कारक चिन्ह होना चाहिए, जैसे को होना चाहिए, से होना चाहिए, के लिए होना चाहिए, से होना चाहिए, का के की होना चाहिए, में पर होना चाहिए, लेकिन लगाया न गया हो, अर्थात क्या कर दिया गया हो? हटा दिया गया हो। अर्थात जब दो शब्दों के बीच में कारक चिन्ह का प्रयोग होना चाहिए लेकिन किया न गया हो, हटा दिया गया हो, लोप कर दिया गया हो, गायब कर दिया गया हो, तो वहां तत्पुरुष समास होता है। सिंपल सी परिभाषा है बच्चों, बस इसको समझ लें कि दो शब्द हैं और दो शब्दों के बीच में कारक चिन्ह होने चाहिए लेकिन लगाया न गया हो, हटा दिया गया हो, उसका लोप कर दिया गया हो। अब कारक चिन्ह क्या मतलब? दो शब्दों के बीच में का, के, की, में, पर, से, को, के लिए ये होना चाहिए लेकिन लगाया न गया हो, उसे हटा दिया गया हो। ठीक है। उसे हटा करके लिख दिया गया हो, तो वहां क्या होता है? तत्पुरुष समास होता है। जिसे थोड़ा व्याकरणिक शब्दों में कह लें कि जब दो शब्दों के बीच में कारक चिन्हों का लोप होता है, वहां क्या होता है? तत्पुरुष समास होता है। जैसे देखिए बच्चों कि क्या मैं लिखूं? मैं लिखूं क्या? राजपुत्र। ठीक। तो अब राजपुत्र होता क्या है? होता है राजपुत्र मतलब क्या? राजा का पुत्र। ठीक है। अब देखें तो राजा का पुत्र, एक शब्द क्या था? राजा, और दूसरा क्या था? पुत्र। और इन दोनों शब्दों के बीच में क्या था? का, कारक चिन्ह था ना। लेकिन जब दो शब्दों के बीच में से कारक चिन्हों को लोप कर देते हैं, हटा देते हैं, गायब कर देते हैं और सीधे क्या लिख दिया? राजपुत्र, तो वो क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास। अर्थात जब दो शब्दों के बीच में से कारक चिन्हों को हटा दें, लोप कर दें और उनको मिला के लिख दें, तो वहां तत्पुरुष समास होता है। और अच्छे से समझे कि जब दो शब्दों के बीच में कारक चिन्ह होने चाहिए लेकिन उसको हटा दिया गया हो, उसको लिखा न गया हो, उसका लोप कर दिया गया हो, तो वहां तत्पुरुष समास होता है। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र, अर्थात राज और पुत्र के बीच में क्या होना चाहिए था? का होना चाहिए था, लेकिन इस का को क्या कर दिया गया है? इस का लोप कर दिया गया, हटा दिया गया। तो ये कौन सा होगा? तत्पुरुष समास होगा। देखिए बच्चों, जैसे क्या है? बैल गाड़ी। क्या दिया बच्चों? बैल गाड़ी। इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है बैल
की गाड़ी। क्या होता है बच्चों? बैल की गाड़ी। अर्थात एक शब्द बैल और दूसरा शब्द गाड़ी, और इन दोनों के बीच में क्या था? की था, कारक चिन्ह की था, लेकिन इसे क्या कर दिया गया? हटा दिया गया और बैलगाड़ी को एक में लिख दिया गया। अर्थात जब दो शब्दों के बीच में से कारक चिन्हों का लोप हो, कारक चिन्हों को हटा दिया गया हो, तो वह क्या होगा? वह तत्पुरुष समास होगा। ठीक है बच्चों, कि जब भी दो शब्दों के बीच में से कारक चिन्हों को हटा दिया जाता है तो वहां तत्पुरुष समास होता है। अर्थात तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों का लोप होता है। ठीक है बच्चों, अब ये देखें कि तत्पुरुष समास होता कितने प्रकार का है। देखें बच्चों, यहां मैं कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं। देखें, देखें दिया पहला यही देख लें, राजपुत्र। राजा का पुत्र, का लोप है। अब आगे देखें, धनहीन। धन से हीन, अर्थात यहाँ क्या होना चाहिए था? से होना चाहिए था, लेकिन से लिखा नहीं गया है, लोप कर दिया गया। आगे देखें, प्रयोगशाला। प्रयोग के लिए शाला, अर्थात यहाँ के लिए होना चाहिए था, लेकिन के लिए लगाया नहीं गया है। ठीक है बच्चों, देखें हमने क्या देखा कि जब भी दो शब्दों के बीच में से कारक चिन्हों का लोप हो, अर्थात का के की में पर से को के लिए का लोप हो, तो वहां तत्पुरुष समास होता है। क्लियर है बच्चों? देखें, इस समय कभी किसी में का लोप है, किसी में से का लोप है, किसी में के लिए का लोप है। ठीक है, तो समझ गया कि दो शब्दों के बीच में से कारक चिन्हों का लोप हो तो वहां तत्पुरुष समास होता है। अब आते हैं कि तत्पुरुष समास कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए बच्चों, जिस कारक चिन्ह का लोप होगा वही तत्पुरुष समास होगा। जैसे राजा का पुत्र, तो का किस कारक का चिन्ह है? तो का के की किसका चिन्ह है? संबंध का। तो ये तत्पुरुष है। तत्पुरुष में कौन सा तत्पुरुष है? तो संबंध तत्पुरुष। जिस कारक का चिन्ह गायब होगा, माने जिस कारक का चिन्ह यहाँ होना चाहिए वही कारक इसके साथ जोड़ देंगे। जैसे धनहीन, माने धन से हीन, माने उसके पास धन नहीं है, वो धन से क्या हो गया? अलग हो गया। तो से अलग होने के लिए क्या है? आपादान। ये कौन सा तत्पुरुष है? आपादान तत्पुरुष है। यहाँ देखिए क्या दिया? प्रयोगशाला। प्रयोग के लिए शाला, तो के लिए किसका चिन्ह है? के लिए संप्रदान का है। तो ये कौन सा होगा बच्चों? संप्रदान तत्पुरुष होगा। वैसे देखिए, आप बीती, आप पर बीती, पर किसका चिन्ह है? अधिकरण का। तो कौन सा तत्पुरुष होगा? अधिकरण तत्पुरुष होगा। जल मग्न, माने जल में मग्न, जल में डूबा हुआ, तो में किसका चिन्ह है? अधिकरण का। तो तत्पुरुष तो है, लेकिन कौन तत्पुरुष है? तो अधिकरण तत्पुरुष है। तो देखिए बच्चों, दो शब्दों के बीच से कारक चिन्हों का लोप हो, हटा दिया गया हो, तो वहां तत्पुरुष समास होता है। और तत्पुरुष में भी कौन सा तत्पुरुष होता है? तो जिस कारक चिन्ह का लोप होता है, माने जिस कारक का चिन्ह हटाया गया होता है, वही कारक होता है। उसी को आगे जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ धनहीन में से को हटाया गया था, मैं इसमें कौन सा लगा? से किसका? अपदान तत्पुरुष। यहाँ के लिए तो क्या होगा? संप्रदान तत्पुरुष। यहाँ का है तो का किसका चिन्ह है? संबंध का, तो संबंध तत्पुरुष। ये है बच्चों तत्पुरुष समास। और तत्पुरुष समास में देखिए, एक पद ये और एक पद, दो पद है ना, इसे प्रथम पद कहते हैं और इसे उत्तर पद कहते हैं, या इसे प्रथम पद कहते हैं, या इसे द्वितीय पद कहते हैं। जैसे राजपुत्र तो राजा का पुत्र, अभी मैं लिख देता राजपुत्री तो राजा की पुत्री, अभी मैं पीछे वाले को बदल के आज्ञा कर देता तो राजा की आज्ञा।
माने इस पूरे शब्द का अर्थ किस पर बदल रहा है, पीछे वाले पद पे। जैसे राजपुत्र तो राजा का पुत्र हो गया, अभी पुत्र की जगह पुत्री कर दे तो राजा की पुत्री हो जाएगा, अभी आज्ञा कर दे तो राजा की आज्ञा हो जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है कि पीछे वाला बदल रहा है, उत्तर पद बदल रहा है, तो शब्दों का अर्थ क्या होता जा रहा है, बदलता जा रहा है। तो तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है, तो उत्तर पद अर्थात दूसरा पद प्रधान होता है। ये था बच्चों तत्पुरुष समास। 5 समास और पढ़ने हैं, जब भी बच्चों अगली क्लास लगेगी उसमें समास पढ़ा जाएगा और एक चैप्टर और बचा है क्या, संज्ञा पढ़ी जाएगी। ठीक है बच्चों, जो भी वो स्कूल की वेबसाइट पे वर्क दिया गया है, क्वेश्चन आंसर दिया गया है, उसको नोट कर लें, लिख लें। और हाँ, हिंदी 1 में जो पाठ के पीछे एक्सरसाइज दिया गया है वो तो करना ही करना है, क्वेश्चन आंसर में दे ही देता हूँ, लेकिन केवल यह जरूरी नहीं है कि वही प्रश्न उत्तर एग्जाम में आए। पूरी बुक से, पूरे पाठ से प्रश्न उत्तर आ सकता है, क्योंकि व्याकरण है और मैं पूरा पढ़ाता हूँ, तो कहीं से भी प्रश्न उत्तर आ सकता है। इसलिए पूरी बुक पढ़ें, सही से पढ़ें और बच्चों घर पे रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें।